स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज से पर्यावरण अध्ययन शुरू होगा और जैसा कि पता होगा आप लोग को कि सी-टेट में 30 नंबर पर्यावरण का रहता है। चाहे टेट कोई भी हो उसमें 30 नंबर प्रश्न जो है पर्यावरण से रहता है। आज का टॉपिक होगा पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, यानी पूरा चैप्टर होगा पर्यावरण से संबंधित। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यहाँ से किस तरह से प्रश्न यहाँ आता है इस टॉपिक से वो भी आपको बताएंगे। कि देखिएगा इसमें प्रश्न जो आता है आप कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि वन परिस्थिति तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। ये हरियाणा टेट में पूछा हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, ये भी हरियाणा टेट में पूछा हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये हरियाणा टेट, यूपी टेट। ये तो दो सैंपल है, ये वाला क्वेश्चन तो सभी टेट्स में पूछा हुआ है। फिर अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, ये भी पूछा हुआ है। आप देख रहे हैं यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा हुआ है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है, 10% नियम दिया गया किसके द्वारा, फिर पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ये सभी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक से पूछा जाता है। पूरा टॉपिक होगा, पूरा चैप्टर होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए पर्यावरण किसको कहते हैं, हम लोग पर्यावरण किसको कहते हैं, इसमें हम इस चैप्टर में बात करेंगे अर्थ एवं परिभाषा। फिर पर्यावरण के घटक व संरचना, पर्यावरण के क्षेत्र, पारिस्थितिक या पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी, खाद्य जाल जिसको फूड वेब कहते हैं, इसको फूड चेन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो सम्मेलन हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ से भी प्रश्न रहता है। पर्यावरण सम्मेलन हमारे देश में जो पर्यावरण सम्मेलन यही है लगभग। पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन जो हमारे देश में आंदोलन हुए हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, वो एक एक आंदोलन, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, अपिको आंदोलन हो या फिर आपका किसी भी तरह का जो पर्यावरण संबंधी पुरस्कार भी देख लेंगे इसमें। और प्रमुख तिथि यानी पर्यावरण से संबंधित प्रमुख तिथि। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण का अर्थ, देखिए पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक परि और दूसरा आवरण। परि जोड़ आवरण, परि जोड़ आवरण। तो इसका शाब्दिक अर्थ पर यदि हम लोग जाएं तो परि मीन्स होता है चारों तरफ, आकाश में उड़ने वाली परी नहीं समझिएगा, चारों ओर या चारों तरफ, और आवरण मतलब घिरा हुआ। तो यानी पर्यावरण का इस तरह से शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है कि पर्यावरण हम उसको कहते हैं जो हमारे चारों तरफ जिन जिन चीज़ों से घिरा हुआ है उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इसी के अंतर्गत पर्यावरण का इंग्लिश आप लोग को पता होगा। पर्यावरण का इंग्लिश क्या होता है, एनवायरनमेंट। पर्यावरण का इंग्लिश होता है एनवायरनमेंट। और ये इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा के, कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर से शुरू हुआ है। एनवायरोनर से शुरू हुआ है और इस एनवायरोनर का अर्थ होता है पास पड़ोस। इसका भी अर्थ होता है पास पड़ोस, यानी हमारे पास पड़ोस या आसपास जो चीज़ें पाई जाती है उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो अब देखिए पर्यावरण कहते हैं तो पर्यावरण में क्या चीज़ें मिलती है, हमारे आसपास क्या चीज़ें मिलती है, जो भी चीज़ें मिलती है उसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण के घटक या संरचना। पर्यावरण के दो घटक होते हैं। पर्यावरण में आप गौर से देखिएगा तो दो प्रकार की चीज़ें आपको मिलेगी, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं या मैन मेड कहते हैं, तो मानव निर्मित या इसको कृत्रिम भी कहते हैं। तो हम पर्यावरण में यदि आसपास नज़र दौड़ाएं
तो जो भी चीज़ें हैं, कुर्सी है, बेंच है, डेस्क है, टेबल है, मकान है, अस्पताल है, रोड है, पेड़ पौधा है, जानवर है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे पर्यावरण में है। तो इसी पर्यावरण के चीज़ों को दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में दो तरह के चीज़ आपको मिलेंगे। प्राकृतिक में दो चीज़ें एकदम आप नोट्स बना सकते हैं, उस स्टाइल से आपको पढ़ाएंगे, उस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप नोट्स भी बना लीजिएगा, तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं रहेगा। एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक और अजैविक यह प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला, यानी जैविक किसको कहते हैं, वैसे पदार्थ या वैसा वस्तु या वैसा जीव जंतु जिसमें जान हो, जो जीवों के अवशिष्ट यानी जीव पाए जाते हैं, सजीव हैं, उसको हम लोग जैविक कहते हैं। और जो जिसमें सजीव नहीं है यानी निर्जीव है, उसको हम लोग अजैविक कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये प्राकृतिक होना चाहिए। अब देखिए, अजैविक में आपका कुर्सी भी हो गया, टेबल भी हो गया, पंखा भी हो गया, छत भी हो गया, मकान भी हो गया, तो ये भी अजैविक है। लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, मानव निर्मित है। तो यानी प्राकृतिक चीज़ों को दो भागों में बांटते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक में तीन चीज़ें, जैविक में तीन चीज़ें, एक पादप जिसको पेड़ पौधा कहते हैं, दूसरा जंतु और तीसरा अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर्स जिसको कहते हैं। ये प्रकृति में जैविक रूप में तीन चीज़ें, यानी पादप यानी पेड़ पौधा हो गया, दूसरा जंतु यानी जानवर, और तीसरा अपघटनकर्ता जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, फंगस होते हैं, ये सब क्या है कि अपघटनकर्ता है, अपघटनकर्ता के कैटेगरी में है। ये भी क्या है, जीव हैं। तो अजैविक रूप से, अजैविक रूप जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे हवा, पानी, नदी, पर्वत, घास, मैदान जोड़ देते हैं, घास को छोड़ देते हैं, नदी, घास, फिर वही लिख रहे हैं मैदान यानी मैदान हो गया। तो ये सब क्या है कि ये आपका तापमान हो गया, इसके अंदर और भी हो सकता है, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया। तो ये सभी क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से अजैविक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मिलकर, यानी एक जैविक और दूसरा अजैविक मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। अब ये कृत्रिम जो मानव निर्मित है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, उसको हम लोग मानव निर्मित कहते हैं। जैसे सड़क, अस्पताल, पार्क, अस्पताल, पार्क, पुल, तालाब, ये सभी भी पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन ये क्या है कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया, इसलिए हम लोग इसको मानव निर्मित या कृत्रिम पर्यावरण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि नदी, ये मकान हो गया, तालाब हो गया, फिर जाके अस्पताल हो गया, पार्क हो गया, फिर जाके संस्कृति, जो संस्कृति कल्चर है हमारा, हम बनाए हैं खुद, तो ये सभी क्या हो गया, ये प्राकृतिक पर्यावरण नहीं बल्कि मानव निर्मित पर्यावरण है। तो आगे है पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के क्षेत्र को देखें, ये कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो पर्यावरण कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं। पर्यावरण के 4 क्षेत्र, एक स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और जैव मंडल। तो पर्यावरण के कितने क्षेत्र, 4 क्षेत्र, और ये चारों कहीं ना कहीं, अब देखिए ये पर्यावरण का ये खुलकर हम लोग अर्थ यदि आप जाने कि पर्यावरण के समस्त चीज़ यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती है वो पर्यावरण का हिस्सा होता है, और जीवन जीने के लिए पर्यावरण का होना आवश्यक होता है, पर्यावरण का होना आवश्यक होता है। तो स्थल मंडल यानी पृथ्वी का वो ठोस भाग जहाँ
स्थल के रूप में पाया जाता है, उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी का ठोस ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल से कुछ फायदे भी होते हैं। स्थल मंडल के क्या क्या हैं, एक एक करके देखते हैं। जल मंडल यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो जल का क्षेत्र है, यानी जल के क्षेत्र में सभी जल आ जाते हैं, जैसे महासागर का हो गया, समुद्र का हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, यहाँ तक कि जो बर्फ जमा हुआ है वो भी जल मंडल के अंतर्गत आ जाता है। तो स्थल मंडल क्या है कि ये कई जीवों का आवास होता है, कई जीवों का आवास होता है, खेती वगैरह इसी स्थल मंडल पर होता है। और पूरे पृथ्वी पर 29% स्थल भाग पाया जाता है और 71% यानी 71% भाग जल मंडल पाया जाता है। तो अब देखिए, ये स्थल मंडल जीवों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जल मंडल भी जीवों के लिए उपयोगी होता है। जल मंडल के रूप में जो महासागर में जल पाए जाते हैं, महासागर, समुद्र, झील, झरना, तालाब, नदी, ये जितने भी जल के क्षेत्र हैं, हिम आच्छादित यानी हिम के रूप में, यानी बर्फ के रूप में जो हमारे पृथ्वी पर फैला हुआ है, जमा हुआ है, यानी ध्रुवीय प्रदेशों में, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ जमा हुआ है, या ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी जल के रूप, हिम जो है बर्फ के रूप में जल जमा हुआ है, तो वो भी जलमंडल बनता है। अब स्थल मंडल का आकार भी कई तरह का, यहाँ पर पर्वत है, पठार है, घाटी है, मैदान है, तटीय प्रदेश है, मैदान हो गया, तटीय यानी समुद्री किनारा वगैरह, तट प्रदेश है। तो ये सभी मिलकर क्या करता है, स्थल मंडल का निर्माण करता है। और वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यानी वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का आवरण है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है, और इसी गैसों में से एक ऑक्सीजन गैस ऐसा है जो जीवनदायी है, सभी जीवों के लिए उपयोगी है। तो वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है। सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर्स। ये नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर 0.04%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार आता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैसों की मात्रा कौन सी है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78%। कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो खूब पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत, तो 0.03%। और इसमें ऑप्शन भी रहता है जीरो वाला आपका, कि एक ऑप्शन में रहेगा 0.03%, 0.3%, 0.0003%। तो इस तरह का रहता है। अदर में जैसे कुछ हल्की गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये सब हल्की गैसें, ये 0.04% के रूप में पाया जाता है अदर्स में। तो अगला है जैव मंडल। ये जैव मंडल जो है, जैव मंडल नाम का कोई विशेष स्पेशल जगह है नहीं, लेकिन जैव मंडल क्या है कि जब ये तीनों यानी स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल, जल और वायु, ये तीनों मिलता है तभी वहाँ पर एक जीवन, किसी भी जीव का जीवन संभव होता है। तो उस सम्मिलित भाग को यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित भाग को कहते हैं हम लोग जैव मंडल। कि जैसे कि ये हो गया स्थल, जल, नहीं बना डायग्राम, अच्छा कोई बात नहीं। तो जैव मंडल क्या हो गया कि यानी बिना स्थल के जीवन नहीं, बिना जल के जीवन नहीं, बिना वायु के जीवन नहीं। तो ये सम्मिलित भाग को कहा गया जैव मंडल। अब देखिए, यहाँ से एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक पोखरा बना दिया था, तालाब बना दिया था, इसमें पानी वगैरह है, इसमें कुछ मछलियाँ वगैरह जो है तैर रही है, मछलियाँ, कुछ जीव, इधर एक पौधा था जो हवा के झोंका से लहर रहा था, ये उड़ रहा था, और इसमें जो है ये हवा का झोंका, और यहाँ स्थल, कुछ पेड़ पौधे हैं। तो निम्नलिखित में से ये किस भाग को दर्शाता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैव मंडल? तो ये जैव मंडल का भाग है। यहाँ पर देखिए स्थल भी है जो पौधा है, हवा भी है,
पानी भी है और जीवन भी है। तो इस तरह से क्या हो गया, जैव मंडल को प्रदर्शित ये करता है। तो ये था आपका क्या कि पर्यावरण के क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। फूड चेन, तो फूड चेन, तो हम लोग पर्यावरण में देखते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव में या एक जगह से दूसरे जगह में चलते रहता है। इसी को कहते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी, जैसे या फूड चेन। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई घास है, घास को कौन खाएगा, टिड्ढा खाएगा, जिसको ग्रास होफर कहते हैं। टिड्ढा को मेढक खाएगा, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा चील या बाज, चील या बाज। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि पर्यावरण में ये देखते हैं कि घास से जो है ऊर्जा वो टिड्ढा में जाता है, टिड्ढा से ऊर्जा मेढक में जाता है, मेढक से ऊर्जा सांप में जाता है, सांप से ऊर्जा चील और बाज में जाता है। तो यानी ये ऊर्जा का खाद्य, इसी को कहते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी या फूड चेन। तो इसमें देखते हैं कि ऊर्जा का जो दिशा होता है वो एक दिशीय होता है, यानी वन डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा में चलता है। घास से ऊर्जा टिड्ढा में जा रहा है, टिड्ढा से ऊर्जा घास में नहीं जा रहा है, टिड्ढा से मेढक में जा रहा है, मेढक से टिड्ढा में नहीं जा रहा है, सांप से मेढक में नहीं जा रहा है, लेकिन सांप का ऊर्जा टिड्ढा में चील में जा रहा है। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला। ये कई स्तर के होते हैं, कई स्तर के होते हैं कि जैसे कि यदि कोई घास है, इस घास को खाया हाथी, तो ये हाथी खाया, तो इसको कहते हैं हम लोग द्विस्तरीय, इसको कहते हैं द्विस्तरीय। और अब इसी को 3 स्तर में खा लिया। मान लिया जाए कि घास है, घास को खाया हिरन और हिरन को खा लिया शेर, तो ये 3 स्तरीय। यहाँ से प्रश्न रहता है डायरेक्शन, ये आपको फूड चेन का एक सीरीज दे देता है, पूछता है कि खाद्य श्रृंखला का कौन सा स्तरीय है, त्रिस्तरीय। और जैसे इसी को 4 स्तर में कर दें कि घास है, घास को खाया हिरन, हिरन को खाया लोमड़ी, लोमड़ी को खा गया शेर, लोमड़ी को खा गया शेर। तो ये हो गया क्या, 4 स्तरीय, ये 4 स्तरीय हो गया। अब इसी तरह इसमें घास है, घास को खाया टिड्ढा, टिड्ढा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप या चील, सांप को खाया चील या बाज। तो इसमें 5 है, तो इसको कहा गया 5 स्तरीय, इसको 5 स्तरीय। तो यानी इसी को कहते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य श्रृंखला में या फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है, उसका रिवर्स नहीं होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। जितने भी जीव हैं सभी जीवों को ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है। अब हम लोग तो डायरेक्ट बजरंगबली की तरह सूर्य को नहीं खा के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो यानी सूर्य से घास, घास का मतलब जो शाकाहारी पौधे हैं, जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट हैं, उसको हम लोग खाते हैं, उसी से ऊर्जा आता है। तो देखिए इसमें से एक सिद्धांत है जो लिंडमैन ने दिया था। ये सिद्धांत क्या था, जरा सा गौर से समझिएगा। कि कहता है कि ठीक है ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा में जाता है, लेकिन कितना जाता है। मान लिया जाए कि सूर्य में 10,000 यूनिट एनर्जी है। ये एनर्जी जो है जब घास में जाता है तो कहता है कि घास में 10% एनर्जी ही अपने में स्टोर रखता है और बाकी 90% क्या होता है, उसका एनर्जी लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यानी अब 10% निकाल लीजिए, कितना होगा, 1000 यूनिट हो गया। तो अब घास के पास यानी पौधे के पास 1000 यूनिट एनर्जी है। तो इस पौधे को खाया टिड्ढा, तो टिड्ढा में भी सिर्फ 10% एनर्जी ही रूपांतरित होगा, बाकी ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो यहाँ भी 100 यूनिट 10%, आप 10% निकाल लीजिएगा इसका, 1000 का 10%, 10/100, इसके हिसाब से आप निकालिएगा। आप लोग मैथ तो पढ़े ही हैं, 100 यूनिट। फिर 100 का 10% करेंगे तो फिर मेढक में जो ऊर्जा जाएगा टिड्ढा से वो 10% ही रहेगा, यानी 100 में 10 बचा। फिर इस मेढक को सांप खाया तो सांप के शरीर में 1 यूनिट ऊर्जा। फिर इस सांप को चील खाया
तो 0.1 यूनिट ऊर्जा। ये एक मतलब अनुमानित है, हम 1 लाख एनर्जी ले लें इसमें तो उसके हिसाब से होगा। तो देखा, लिंडमैन ने देखा कि जो पर्यावरण में है, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही चलते रहता है, लेकिन कि हर प्रत्येक स्तर पर, आगे जाने वाले स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही स्टोर होता है, बाकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है लिंडमैन का 10% का सिद्धांत। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है लिंडमैन का 10% का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है लिंडमैन का दक्षता सिद्धांत। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये पूछता भी है। तो ये हो गया क्या आपका खाद्य श्रृंखला। इसके बाद खाद्य जाल देख लेते हैं। खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल में क्या होता है, ऊर्जा। ये ऊर्जा हम लोग देख रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में एक दिशा में चलता है, लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है कि ऊर्जा का प्रवाह कई दिशाओं में चलता है। अब यदि इसको केंद्र में रख लेते हैं, पौधा, ये पौधा है। अब इस पौधे को खाया कौन? हिरण। इस हिरण को खाया कौन? लोमड़ी। इस लोमड़ी को खाया कौन? शेर खाया। उसी तरह ये पौधा है, पौधा को खाया टिड्ढा को खाया सांप, मेढक। टिड्ढा को खाया मेढक को खाया सांप को खाया मोर। अब ये चल रहा है, ये एक दिशा में ये चला, एक दिशा में ये चला। अब देखिए इधर ये बकरी, यानी पौधा को खा लिया बकरी को खा लिया मनुष्य जानते हैं कि सबसे दरिद्र प्राणी है, ये कुछ भी छोड़ता नहीं है, सबसे दरिद्र प्राणी मनुष्य है। तो अब इस बकरी को हो सके कि ये शेर में भी चला जाए ऊर्जा। देखिए ये आप उल्टा नहीं समझिएगा इसको कि आप कह रहे हैं पौधा खा रहा है हिरण को, ऐसी बात नहीं है। ये क्या है कि ये ऊर्जा है। पौधा से ऊर्जा कहाँ जा रहा है? हिरण में। हिरण से ऊर्जा जा रहा है लोमड़ी में। लोमड़ी से ऊर्जा जा रहा है शेर में। यदि बकरी को खा ले शेर, बकरी को खा ले लोमड़ी, तो बकरी से ऊर्जा जाएगा लोमड़ी में। तो इस तरह से हम लोग खाद्य श्रृंखला में क्या देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, और जबकि खाद्य जाल में, जिसको फूड वेब कहते हैं, फूड वेब में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। यही दोनों में अंतर है, यहीं से प्रश्न रहता है बहुदिशीय। यानी दो बात याद रखना है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय और खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय। अब आइए देखते हैं हम लोग पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। देखिए पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र किसको कहते हैं? ये जो पर्यावरण में हम लोग देखते हैं, पर्यावरण में देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड है, और पर्यावरण में कई अभिक्रियाएं होती है। जैविक अभिक्रियाएं अलग होती है, भौतिक अभिक्रियाएं अलग होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं अलग होती है। तो इन सभी अभिक्रियाओं के साथ साथ एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। देखिए पारितंत्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी, जितने भी जीव हैं, आपसी संबंध है एवं उनके अपने भौतिक के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि कोई जीव किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करता है, किन भौतिक चीज़ों से जुड़कर वो अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन जीता है। तो इसी अध्ययन को कहते हैं हम लोग पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यानी ये क्वेश्चन पूछता है जेटेट सीटेट में कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में। एजी टांसले ने 1935 में विचार दिया कि पारिस्थितिकी जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित होते हैं। अब टांसले ने भी कहता है कि पारिस्थितिकी क्या है? जो भी जैविक हैं, अजैविक हैं,
पीछे हम आपको बताए कि जैविक और अजैविक दो पर्यावरण के घटक होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जैविक तभी संभव है, जीवन तभी संभव है जब अजैविक है, और अजैविक नहीं रहने पर जीवन संभव नहीं होगा। अब जैसे अजैविक चीज़ें क्या हो गया कि हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, वायु हो गया, तो ये सब क्या है आपका अजैविक है, और अजैविक नहीं रहने पर जैविक संभव नहीं है, तो अंतर संबंधों से निर्मित होते हैं। पारितंत्र कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होते हैं, जैसे स्वस्थ जलीय पारितंत्र। अब देखिए पारितंत्र कई छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित होता है, जैसे कि कहीं साफ पानी है, जैसे पोखर हो गया, तालाब हो गया, यानी नदी हो गया, झरना हो गया, जहाँ पर स्वच्छ जल है वहाँ भी पारितंत्र है, वहाँ भी अलग अलग किस्म के जीव होते हैं और अपना जीवन सर्वाइव करते हैं, अपना लाइफ जीते हैं। दूसरा है समुद्री पारितंत्र, समुद्र में भी जीव जंतु हैं, तो वहाँ एक पारितंत्र समुद्री जीव जंतु और समुद्री अजैविक चीज़ें मिलकर क्या बन जाता है समुद्री पारितंत्र। वनीय पारितंत्र जो जंगल है, जंगल में भी कई भौतिक चीज़ें हैं जो वहाँ पर मिलकर जीव वनीय पारितंत्र बनते हैं। मरुस्थलीय पारितंत्र, मरुस्थल में उष्णकटिबंधीय पारितंत्र, ये उष्णकटिबंधीय पारितंत्र क्या हो गया कि जो पृथ्वी का आप लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होंगे, जो विषुवत रेखा होता है उसके दोनों तरफ सूर्य की किरणें बहुत सीधी पड़ती है, सालों भर कहीं ना कहीं सीधी पड़ती है उस बीच में, तो इस वजह से वहाँ का तापमान हमेशा ज़्यादा होता है, तो उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पारितंत्र। उस क्षेत्र का क्या कंडीशन होता है कि उस क्षेत्र में सुबह से लेकर 2-3 बजे तक काफ़ी गर्मी होता है और शाम में रोज़ बारिश होती है। जब शाम में रोज़ बारिश होती है तो वहाँ पर जान रहे हैं कि हम लोग कहीं पर भी, यहाँ पर भी बरसात का मौसम आता है, देखते हैं छोटे छोटे पौधे जहाँ तहाँ उग जाते हैं, तो इस तरह उष्णकटिबंधीय पारितंत्र हो गया। समुद्री पारितंत्र समुद्र में है, चूँकि ये समुद्र में तो है ही। पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, कोई भी क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट क्या है प्रकृति का पारितंत्र, जहाँ पर फंक्शनल हो रहा है वहाँ पर क्या है पारितंत्र है। जैसे कि हम कई उदाहरण दे सकते हैं कि यदि आप आटा सान कर या रोटी आपका बना हुआ 1-2 दिन रह जाए तो उसमें फफूंद लग जाता है, तो वहाँ जीवन संभव हो गया, तो वो एक यूनिट का काम कर लिया, तो वहाँ भी पारितंत्र बन गया। पारितंत्र छोटा, बड़ा, अस्थाई या अस्थाई भी होता है, यानी छोटा जो छोटे क्षेत्र में है। मान लिया जाए कि आपके रोटी में फफूंद लग गया तो वो छोटा पारितंत्र हो गया। अब समुद्र है, महासागर है, वहाँ भी पारितंत्र है, वहाँ भी जीवन हो रहा है, तो वो बड़ा हो गया। अस्थाई, चूँकि ये रोटी में आपका हो गया, कई उदाहरण में ले सकते हैं हम लोग, तो जो यदि रोटी में आपका जीवन हो गया तो वो पारितंत्र क्या हो गया, वो अस्थाई है, कभी न कभी समाप्त होगा। तालाब का पानी खत्म हो गया तो वहाँ का पारितंत्र खत्म हो गया, तो पारितंत्र अस्थाई हो गया। कुछ पारितंत्र अस्थाई भी होता है, जैसे महासागर कभी सूखने वाला नहीं है, तो वहाँ का पारितंत्र अस्थाई हो सकता है। आगे है पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के 2 घटक, एक जैविक और दूसरा अजैविक, जैविक और दूसरा अजैविक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, हम लोग देखे थे पर्यावरण के घटक 2, एक जैविक और अजैविक, यानी पर्यावरण में 2 ही चीज़ होता है, या तो जीव होगा या निर्जीव होगा। तो जैविक के अंतर्गत जो है 3 चीज़ें, एक उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटन करता। तो ये उत्पादक जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं, दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते हैं। तो इसमें आता है हरे पौधे, ये क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। हम लोग भी भोजन बनाते हैं, बनाते नहीं हैं लेकिन पकाते हैं, बनाते नहीं हैं, सिर्फ भोजन कौन बनाता है, पौधे से। और उपभोक्ता 3 तरह का, एक प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका उपभोक्ता, यहाँ से क्वेश्चन रहता है और आप कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हम उसको कहते हैं जो अपना भोजन सीधे पौधे से प्राप्त करे, यानी उत्पादक से प्राप्त करे, वैसे जीव को कहते हैं हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे यहाँ पर हो गया टिड्ढा,
टिड्ढा हो गया, हिरन हो गया, ये सब क्या है कि अपना भोजन सीधे सीधे उत्पादक से प्राप्त करता है। और उपभोक्ता के अंतर्गत जो द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन या तो उत्पादक से प्राप्त करेगा या प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करेगा। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि बिल्ली हो गया, बिल्ली, लोमड़ी, ये सब क्या है कि द्वितीयक उपभोक्ता, यानी ये प्राथमिक उत्पादक से भी प्राप्त कर लेता है और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है। तो लोमड़ी क्या है कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। और तृतीयक उपभोक्ता जो होता है ये फूड चेन के, खाद्य जाल के सबसे उच्चतम स्तर पर होता है। जैसे शेर क्या करेगा, शेर अपना भोजन या तो यहाँ से प्राप्त करेगा या लोमड़ी को भी खा लेता है। तो इस तरह शेर क्या हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ पर एक भोजन खाने के आधार पर जो जीव हम लोग पढ़ते थे बच्चे में जो पढ़ते थे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, वो अलग है, तो अलग है। तो इसको कहते हैं हम लोग तृतीयक उपभोक्ता। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि मरे हुए जीव जंतुओं को ही सिर्फ खाता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्कैवेंजर, जिसको कहते हैं मृतोपजीवी या मृतोपजीवी। ये वाला क्वेश्चन इस बार आया था सीटेट में। जैसे गिद्ध क्या है कि जब तक मरेगा नहीं कोई जीव तब तक वो चोंच भी नहीं लगाता है, तो ऐसे जीव को कहते हैं मृतोपजीवी। इसके अंतर्गत आता है कवक हो गया, जीवाणु हो गया, तो ये मृतोपजीवी हैं ये सब चीज़। और तीसरा है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता उसको कहते हैं कि जो डिकम्पोज कर देता है, यानी तोड़ देता है, सरल तत्वों में तोड़ देता है। जैसे कोई जीव जंतु मर गया, उसमें जीवाणु क्या करेगा, जीवाणु इस पर भिड़ेगा, जीवाणु लगेगा, जीवाणु उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा और जो जटिल पदार्थ है उसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सबको अपघटनकर्ता कहा जाता है। और दूसरा है अजैविक। अजैविक के अंतर्गत जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, तापमान हो गया, ये सब क्या है, ये सब अजैविक है। तो इस तरह पारितंत्र में हम लोग देखते हैं कि बिना अजैविक के जैविक नहीं जी सकता है, नहीं जीवन यापन कर सकता है। तो ये जरूरी है एक पारितंत्र में जैविक और अजैविक दोनों संतुलित में रहे, संतुलन में रहे, संतुलित मात्रा में रहे, तभी एक अच्छा पारितंत्र बन सकता है। आगे देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जब कोई नियम नहीं था, जब कोई कानून नहीं था, तो पर्यावरण के जो चीज़ें थी, चाहे पेड़ काटना हो या फिर कचरा फैलाना हो, जब औद्योगिकरण हुआ तो प्रदूषण करना हो, ये भयंकर मात्रा में, भारी मात्रा में बिना रोक टेक के ये करने लगे लोग। तो इससे क्या हुआ कि पर्यावरण असंतुलित होने लगा। और जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पर्यावरणविद लोग थे, वो लोगों ने चिंता जाहिर किया और इसके आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए और कुछ कुछ कदम उठाए ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। और सबसे प्रसिद्ध जो है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, ये स्वीडन का शहर था स्टॉकहोम, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन जो हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, ये 5 जून 1972 को हुआ। 5 जून 1972 को, ये याद रखिएगा कि 5 जून 1972 को बैठक हुआ और वहाँ पर ये तय किया गया कि हम लोग को कैसे मानव की चिंता करना चाहिए कि आने वाला पीढ़ी जो है एक स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण के साथ जिए। और इसके आधार पर एक सिद्धांत को अपनाया गया, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एक ही पृथ्वी का सिद्धांत किस सम्मेलन में दिया गया, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। एक ही पृथ्वी का सिद्धांत क्या कहता है कि हम कोई भी चीज़ करें, मान लिया जाए कि हम अपने देश में हजारों फैक्ट्री स्थापित कर दें, तो उसका जो धुआं निकलेगा, प्रदूषण निकलेगा, वो सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं रहेगा। इसीलिए कुछ भी करने से पहले हम लोग को सोचना होगा कि वो पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट करेगा। तो इसमें एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को अपनाया गया और इसमें एक संस्था का गठन हुआ जिसको कहते हैं यूनेप। और ये यूनेप जो है पर्यावरण, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, काहे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम,
प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये स्थापित किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना। और इस आंदोलन में स्टॉकहोम सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। और उस दिन यानी किस दिन 5 जून को एक संकल्प लिया था सभी देशों ने एक घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपका जितना भी टेट वगैरह में तो पूछता ही है, सी-टेट में भी पूछ देता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का यहीं से प्रथा शुरू हुआ कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। उस दिन क्या होता है, पर्यावरण को संरक्षित किया जाता है, कुछ पेड़ पौधे वगैरह, जंगल वगैरह, यानी जो भी है पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम पूरे विश्व में चलाया जाता है ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। अब देखिए ये भारत में इस सम्मेलन का क्या इफेक्ट पड़ा कि भारत में क्या किया कि भारत में एक अधिनियम पारित कर दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारे देश में कब आया, 1986 में। ये 1972 में जो बैठक हुआ उसी को ध्यान में रखकर ये अधिनियम लाया गया और इस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करने के बारे में सोचा गया। दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन। अब देखिए यहाँ पर ये जो सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन, ये इतना फेमस हुआ, इतना लोगों ने रुचि लिया कि इसके बाद जो है पृथ्वी सम्मेलन एक बड़ी सम्मेलन के रूप में पृथ्वी सम्मेलन हुई। ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरिया में। ये कहाँ पर हुई ये सम्मेलन, रियो डी जनेरिया में। रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है। तो ये ब्राज़ील की राजधानी थी उस समय। तो ब्राज़ील में इसकी बैठक हुई और यहाँ पर देशों की संख्या जो बढ़ गई, ये 182 देश भाग लिए। कितने देश, 182 देश। और यहाँ पर इस सम्मेलन में एक दस्तावेज जारी किया गया और उस दस्तावेज का नाम था एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या है बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन है और आपको पूछ दे कि एक ही पृथ्वी का सिद्धांत किस सम्मेलन में दिया गया, तो आप फटाक से मार दीजिएगा पृथ्वी सम्मेलन में, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही पृथ्वी का सिद्धांत किसमें अपनाया गया, स्टॉकहोम सम्मेलन में। तो एजेंडा 21 तय किया गया। और ये एजेंडा 21 क्या है कि ये बैठक जो हुआ था कि ये बैठक लगभग ये 5 जून यानी ये 3 जून 1992 को हुआ। ये 1992 की यानी 20 साल बाद एक बड़ी बैठक फिर हुई और यहाँ पर जो देशों की संख्या हो गई 182 हो गई। और यहाँ पर एजेंडा 21 का मतलब क्या हुआ कि 21वीं सदी आते आते, ये 1992 क्या है, ये 20वीं शताब्दी है, ये 20वीं शताब्दी है। तो 21वीं शताब्दी आते आते हम लोग को बहुत कुछ अचीवमेंट कर लेना है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। और भी कई छोटे छोटे सम्मेलन हैं जो कि आपको पर्यावरण से संबंधित जीके जानना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न रहता है तो हम लिख देते हैं, आप उसको नोट के रूप में लिख सकते हैं। तो एक हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था, हेलसिंकी सम्मेलन, ये फिनलैंड में है। देखिए इसमें क्या था, फिनलैंड में था। ये 1974 में हुआ था। समुद्री पर्यावरण पर चिंता जाहिर किया गया इस बैठक में। हालांकि वहाँ पर बात बनी नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि औद्योगिकरण हो चुका था इस समय और चरम सीमा पर था। तो जो उद्योग का, फैक्ट्री का, कल कारखाना का कचरा वगैरह, अपशिष्ट वगैरह था, तो वो अपशिष्ट वगैरह समुद्र में डाल देता था लोग, जिससे समुद्री जीव जंतु को नुकसान होता था। केमिकल से समुद्री जीव जंतु मर जाते थे। तो इस वजह से हेलसिंकी यानी फिनलैंड में ये सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर समुद्री कचरे का निपटारा यानी निस्तारण पर कोई बैठक यानी कोई सक्सेस हुआ नहीं, कामयाबी मिली नहीं। इसके बाद जस्ट 1 साल बाद लंदन सम्मेलन हुआ और लंदन सम्मेलन भी ये समुद्री पर्यावरण से संबंधित था। ये 1975 में हुआ, ये आपका 1974 में हुआ था।
तो 1975 में। और यहाँ पर क्या किया गया, इस लंदन सम्मेलन में एक सहमति बनी कि जो समुद्र में हम लोग कचरा या केमिकल जो भी फैक्ट्री का फेंकते हैं उस पर रोक लगा दिया गया, निषेध लगा दिया गया कि आप वहाँ पर नहीं फेंक सकते हैं। इस वजह से समुद्री पर्यावरण दूषित होता है और समुद्री जीव जंतु का जीवन खतरे में रहता है। उसके बाद जो है आपका एक वियना में हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में। ये वियना में जो सम्मेलन हुआ ये ओजोन परत के संरक्षण को लेकर हुआ था। ओजोन परत संरक्षण को लेकर देखिए, ये ओजोन परत हम लोग के वायुमंडल में एक परत पाया जाता है ओजोन परत। वो ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य में जो अल्ट्रावायलेट रे है यानी परावैंगनी किरणें हैं, उस परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की धरातल पर आने से रोक देती है। यदि वो अल्ट्रावायलेट रे आएगा यानी परावैंगनी किरणें हमारे धरती पर आएगी तो वो क्या करेगा कि यहाँ के जीव जंतुओं को झुलसा देगा या फिर आपको स्किन कैंसर कर देगा, पेड़ पौधे झुलस जाएंगे। तो ये ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ थे जैसे ओजोन परत को क्षय करने वाली गैस CFC इम्पॉर्टेंट है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को एक तरह से डैमेज करता है। तो इस गैस से जो है ना तो बहुत सारा ओजोन परत में छिद्र हो चुका था। तो उसको लेकर वियना में मीटिंग बुलाया गया था, सम्मेलन हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी इस संबंध में बातचीत नहीं हुआ। तो CFC गैसें कहाँ से निकलती है, हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है, AC से ये सब निकलता है। तो ये वियना में जब ये बात नहीं बनी तो ये मॉन्ट्रियल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉन्ट्रियल ये कनाडा में है। ये मॉन्ट्रियल में बैठक हुआ, ये जो वियना में बैठक हुआ था, वियना में 1985 में हुआ था और ये 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मॉन्ट्रियल जो कनाडा में यहाँ पर बैठक हुआ और यहाँ पर यह तय किया गया कि जो CFC गैसें निकलने वाली यंत्र है उस पर रोक लगाया गया और कुछ या फिर नया उसमें डिस्कवरी कर दिया गया ताकि ओजोन परत को लॉस ना हो। तो इसीलिए 16 सितंबर को, गौर से सुनिएगा, इसीलिए 16 सितंबर को प्रत्येक दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन रहेगा कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसके अलावा एक क्योटो सम्मेलन भी हुआ था। क्योटो सम्मेलन ये सम्मेलन 1997 में हुआ था और ये ग्रीन हाउस गैस, जो बढ़ते हुए ग्रीन हाउस गैस है, जैसे मुख्य रूप से मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस यानी ग्रीन हाउस गैस को लेकर ये बैठक था कि ये इन गैसों को हम लोग को कम करना है। यदि कम नहीं करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद क्या होगा कि वायुमंडल का तापमान को वो बाहर अंतरिक्ष में जाने ये गैस नहीं देता है, और नहीं देता है तो पूरे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन। तो इससे संबंधित बैठक हुआ। आप इसका एक नोट्स बना सकते हैं कि मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? 5 जून 1972 को। फिर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 3 जून 1992 को। फिर आपका ये सब तो है ही, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे है पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। हमारे देश में भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, तो जिसमें कई आंदोलन हैं। चिपको आंदोलन, फिर देखेंगे आप पिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सभी आंदोलन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया गया था। कि ये चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव में हुआ था। रैनी नामक गांव में, यानी रानी भी कहते हैं इसको, रानी गांव में हुआ था। कि ये जो हुई थी ये 1973 में हुआ था। ये आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन। चिपको मतलब होता है चिपक जाना। तो ये उत्तराखंड के गोपेश्वर यानी रानी गांव के लोग क्या करती थी, महिलाएं लोग क्या करती थी, वहाँ पर जो अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही थी, तो ये महिलाएं अक्सर वो पेड़ों के साथ चिपक जाती थी कि आप इसको नहीं काटिए, काटने से पहले हमको काट लीजिए। तो इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। इसके प्रमुख नेता जो थे, ये नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ये सब इसके नेता थे एक तरह से।
गौरा देवी, ये सब चिपको आंदोलन चलाने के गौरा देवी थे। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ जो है ये एक मतलब चिपक जाना पेड़ों से, ये हालांकि ये नई बात नहीं थी। राजस्थान के खेजड़ीली गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए 1730 ईस्वी में, ये सीटेट में पूछा हुआ है, 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई इसी तरह का जान दे दी थी। यानी पेड़ से चिपक गया, चूंकि 1730 ईस्वी में उस समय तो समझ रहे हैं अंग्रेज लोग होंगे तो निर्दयी ही होंगे, तो अमृता देवी बिश्नोई जो थी ये भी पेड़ों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई ने। हालांकि ये चिपको आंदोलन का एक रूप था पहले उस समय का। अगला आंदोलन है अप्पिको आंदोलन। ये अप्पिको आंदोलन जो है, अप्पिको आंदोलन भी ये चिपको आंदोलन का ही रूप था, और ये कर्नाटक, ये जो शुरुआत हुई थी अप्पिको आंदोलन आपका ये कर्नाटक में ये 1993 ईस्वी में हुआ था, और इसके नेता थे नेता पांडुरंग हेगड़े। तो ये भी क्या था, ये चिपको आंदोलन का ही रूप था। लोग वहाँ चिपक जाते थे, पेड़ों से काटने नहीं देते थे। एक है, इसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो बहुत फेमस हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी नर्मदा बचाने की बात क्यों करते थे कि नर्मदा पर एक बांध बनने वाला था, और उसी के आंदोलन में, चूँकि बांध बांधने से क्या होता है कि जब पानी जमा होता है तो नदी के पीछे के इलाके पानी से डूब जाता है, और डूबने के बाद वहाँ जो भी पेड़ पौधे जंगल है या जंगली जीव जंतु है वो सभी मर जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। तो उसी को बचाने के लिए उस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके प्रमुख नेता थे बाबा आमटे, मेधा पाटेकर। ये आंदोलन जो हुआ था इसकी शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में, और उसका उद्देश्य क्या था कि नर्मदा बचाने का मतलब था कि नर्मदा के आसपास के इलाकों के पर्यावरण को संतुलित करना। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई तरह के पुरस्कार, 2 तरह के पुरस्कार भी हमारे देश में दिए जाते हैं। एक इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1987 ईस्वी में, ये 1987 ईस्वी में हुई थी। ये वैसे लोगों को दिया जाता है कि जो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, यानी लोग या संस्था, कुछ भी संस्था, कोई संस्था पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं तो उसको दिया जाता है, या कोई व्यक्ति जो है वो कुछ काम किया हुआ है तो उसको दिया जाता है, तो यानी 1987 ईस्वी में। और एक राजीव गांधी जो 1993 में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए ये दोनों तो माँ बेटे पर है, आप जान रहे हैं, तो 1993 में, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है और ये औद्योगिक क्षेत्र को दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र, अब कहिएगा कि उद्योग वाला तो अपने कचरा फैलाता है, गंदगी करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, लेकिन वो वैसे औद्योगिक क्षेत्रों को दिया जाता है जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यानी वो केमिकल तो प्रोडक्ट करता है, कचरा तो प्रोडक्ट करता है, लेकिन उसको जो है ना एक फिल्ट्रेट करके समुद्र में या नदी में गिराया जाता है ताकि जीव जंतुओं को नुकसान भी ना हो, उसका रख रखाव भी करे। तो ये 2 पुरस्कार थे। कुछ प्रमुख तिथियां हैं इसके संबंध में आपको याद रखना चाहिए, जहां से प्रश्न रहता है। तो प्रमुख तिथियां में देखेंगे पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये एक बार मैचिंग से आया था कि मैचिंग दे देता है एक तरफ दिवस। जैविक विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो खैर कितना बार पूछा है, कहने का ठिकाना नहीं, आप पढ़ रहे हैं, हो सके कि आपको भी आ ही जाएगा, ये मान के चलना है। आगे है विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, वन महोत्सव, ये वाला भी पूछता है, वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह, यानी पहले सप्ताह, फरवरी जैसे आया पहला सप्ताह में, और फिर दूसरी बार जुलाई में पहला सप्ताह में वन महोत्सव। फिर वन्य जीव सप्ताह, यानी वन्य जीव सप्ताह यानी जंगली जीव जंतुओं के लिए सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। एक है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, ये 1 महीने तक पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण के बारे में जागरूक फैलाने के लिए 19 अक्टूबर से ये 18 नवंबर के बीच में 1 महीने तक कार्यक्रम
चलाया जाता है। तो ये था पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। ये पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में लिए हैं, लेकिन आपको हो सके कि लंबा लगे, बड़ा लगे, लेकिन आपको गंभीर होकर तैयारी करना है। अब आप बनाइएगा क्वेश्चन, तो देखिएगा कि यहीं से प्रश्न रहेगा, आपका टोटल एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,